गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रोमोसोमल एब्रिवेशन में जो स्ट्रक्चरल चेंज की हम बात कर रहे हैं उसमें जो फोर्थ चेंज है दैट इज़ ट्रांसलोकेशन। अब हम बात करेंगे ट्रांसलोकेशन कि ट्रांसलोकेशन होने से क्या क्या जेनेटिकल चेंजेस आ जाते हैं और ये ट्रांसलोकेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलोकेशन क्या है। वन वे ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांसफ़र ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ नॉन एज ट्रांसलोकेशन। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे आपको दिखाऊं, यहाँ आप देखिएगा इस डायग्राम को। सपोज़ ये 11 नंबर का क्रोमोसोम है और ये है 12 नंबर का क्रोमोसोम है। नहीं, हाँ, समझ में आया। ये 11 नंबर का है और ये 12 है, तो ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। देखिए दोनों के साइज़ भी डिफर है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है कि इसका एक ये टुकड़ा टूट करके इसके साथ और इसका ये टुकड़ा टूट करके इसके साथ और इसका इसके साथ, यानी कि एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि क्रोमोसोम के टुकड़ों का एक्सचेंज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसलोकेशन। तो इन टुकड़ों पर जो जीन होंगे वो इधर आ जाएंगे और इस पर जो होंगे वो इधर चले जाएंगे। तो ये भी क्या होगा? एक पोजीशन इफ़ेक्ट, यानी पोजीशन इफ़ेक्ट। जो जीन किसी दूसरे के साथ रहकर जो काम करता है वो अब उस जगह पे वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसे हमें देखना है। तो मैंने बताया आपको कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलोकेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। अब आपको लग रहा है बिल्कुल क्या कि क्रॉसिंग ओवर भी ऐसे ही होता है? नहीं। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है, जबकि ट्रांसलोकेशन है जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, ना कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। देखिए डिफरेंस क्या हुआ कि ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वेयर एज क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि 11 नंबर के क्रोमोसोम जो है उन्हीं की नॉन सिस्टर के बीच में एक्सचेंज होगा तो क्या कहलाएगा? क्रॉसिंग ओवर। और यदि 11 और 12 नंबर के क्रोमोसोम के टुकड़ों के बीच में एक्सचेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होमोजाइगोट चेंज द लिंकेज मैप, यानी कि जो जीन उस सेगमेंट पे थे और किसी जीनों से जुड़े हुए थे वो पूरे चेंज हो गए, क्योंकि वो क्रोमोसोम पे ही नहीं रहे, दूसरे क्रोमोसोम पर आ गए हैं। वेयर क्रॉसिंग ओवर डज नॉट चेंज द लिंकेज मैप, जबकि क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? केवल एक जीन या दो जीन या कुछ जीनों का ही एक्सचेंज होगा नॉन क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पर। ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व ब्रेकेज। देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम क्या होगा? टूटेगा और दोबारा से जुड़ेगा। क्रोमोसोम का एक टुकड़ा टूटेगा, दूसरे के साथ फिर जुड़ेगा वो, ठीक है। वेयर एज क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व क्याज़मेटा फॉर्मेशन, जबकि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्याज़मेटा बनता है। और यहाँ तो क्या होगा? दोनों के पहले टुकड़े टूटेंगे और फिर वो टुकड़े एक्सचेंज होकर के दोबारा से जुड़ जाएंगे। वही मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है इसकी डेफिनेशन को। इन ट्रांसलोकेशन चेंज इन पोजीशन ऑफ सेगमेंट अकर्स इन सच ए वे दैट दे बिकम इंटीग्रेटेड इनटू सेम और होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि ये होमोलोगस के बीच में भी हो जाता है कि एक टुकड़ा कहीं से टूट के कहीं और जुड़ गया और कहीं टूट के दूसरी जगह जुड़ गया, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही होता है। डिलीटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन एट पैकाइटीन बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। डिटेक्टेड, यानी कि हमने क्या किया
कि जब हम पैकाइटिन में देखते हैं तो उनमें क्रॉस फॉर्म दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे ही क्या होते हैं, पैकाइटिन के अंदर जब टेट्राड बनते हैं तो वहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई देते हैं। ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली और मे बी इंड्यूस्ड बाय म्यूटाजन्स, या तो ये अपने आप भी हो जाते हैं या किसके प्रभाव से भी हो सकते हैं, म्यूटाजन के प्रभाव से भी। कोई भी केमिकल म्यूटाजन आ जाए, रेडिएशन आ जाए, तब भी वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आर्म्स को ब्रेक करके उन्हें दोबारा से दूसरे पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन कैसे होगा। ये है फ्रेटर्नल शिफ्ट अकर टू होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि फ्रेटर्नल में क्या होगा कि ये होमोलोगस के बीच में ही टुकड़े टूट करके एक्सचेंज होंगे। एक्सटर्नल में शिफ्ट अकर्स टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, या हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। यानी रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उसका एक टुकड़ा टूट के इस पे और इसका उस पे। एक्सचेंज बिटवीन सेगमेंट ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और रीजन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम्स। रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में तो क्या होगा, जितना टुकड़ा उसका टूटेगा उतना ही उसका टूट के उसके साथ जुड़ेगा। नॉन रेसिप्रोकल में मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और रीजन ऑफ द सेम कैरेक्टर विदाउट रेसिप्रोकल चेंजेस। यहाँ क्या होगा, कम या ज़्यादा भी, जैसे इसका हो सकता है बड़ा टुकड़ा चला जाए, इसका हो सकता है छोटा टुकड़ा इसके साथ जुड़ जाए। ये तो रेसिप्रोकल है कि बराबर बराबर आपको दिख रहा है टूट के जुड़ रहे हैं दोनों में। जबकि नॉन रेसिप्रोकल में क्या होगा कि इन टुकड़ों का साइज़ है जो अलग अलग भी हो सकता है। अब क्या इफ़ेक्ट होंगे ये देखिएगा, ये है आपका नॉन रेसिप्रोकल। यहाँ पर हो सकता है छोटे सेगमेंट जुड़ रहे हैं और यहाँ बड़े जुड़ रहे हैं। इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन, कि भाई ट्रांसलोकेशन होगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। एल्टर द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, यानी कि उसकी जो एक लेंथ है, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, वो पूरा चेंज हो जाएगा अगर छोटी आर्म जुड़ जाएगी या बड़ी आर्म जुड़ जाएगी तो। डैमेज टू डीएनए में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिसेसिव और लीदल। जब डीएनए डैमेज होगा तो क्या होगा, कभी कभी हो सकता है दूसरे टुकड़े पर जो लीदल जीन है, जो रिसेसिव फॉर्म में थे, वो उसके ऊपर आ जाएंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे और ऑर्गेनिज्म की डेथ भी कर सकते हैं। लीड टू इम्पेयर्ड फर्टिलिटी, और यहाँ क्या है, फर्टिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी। यूजेस, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तो ये बात तो थी ट्रांसलोकेशन की कि ट्रांसलोकेशन में क्या क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी, लीदल जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे, इससे क्या होगी कि बहुत ज़्यादा लीदलिटी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि डेथ भी हो सकती है, पोलन ग्रेन स्टेराइल हो सकते हैं, उनकी फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। यूजेस ऑफ स्ट्रक्चरल एब्रेशन, अब क्या है कि जो हमने 4 तरह की स्ट्रक्चरल एब्रेशन पढ़ी है, क्या क्या पढ़ी है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इनवर्जन और ट्रांसलोकेशन। अब इनसे क्या क्या हम इनको कहीं यूज भी कर सकते हैं, तो देखिए, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग एंड इट्स बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम का बिहेवियर, कि वो किस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से अलग होते हैं, वो स्टडी भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। और पेयरिंग के टाइम आपने देखा था कि कहीं पर जैसे डुप्लीकेशन हो गया तो लूप बन जाएगा, डिलीशन हो गया इंटरकैलरी तो वहाँ भी लूप क्रिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये सारी स्टडी हम साइटोलॉजी में क्रोमोसोम के बिहेवियर की इस तरह से स्टडी चेंज से पता लगा सकते हैं। फॉर लोकेटिंग जीन ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम, पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर जो जीन है उनकी पोजीशन का भी हम पता लगा सकते हैं। यूजेज इन प्लांट ब्रीडिंग बाय इंक्रीजिंग द डोजेज ऑफ सर्टेन डिज़ायरेबल जीन फॉर इंक्रीजिंग द एक्टिविटीज़। जैसे भाई हमने क्या किया कि डुप्लीकेशन है, उसमें किसी डिज़ायर्ड जीन की हमने संख्या बढ़ा दी, तो उस जीन से उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसकी स्टडी कर सकते हैं। और किसी जीन की पोजीशन को चेंज करके, जैसे इन्वर्जन में, ट्रांसलोकेशन में, तो पोजीशन इफ़ेक्ट की भी हम स्टडी कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि इवोल्यूशन में तो इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ही। म्यूटेशन जैसे जैसे होगा
जैसे जैसे क्रोमोज़ोम चेंज होंगे वैसे वैसे इवोल्यूशन में भी इनका हम स्टडी करते हैं और इवोल्यूशन में भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। डिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग इन्वर्जन। इन्वर्जन को यूज़ करके हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को भी पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा क्रोमोज़ोम में स्ट्रक्चरल चेंजेस या स्ट्रक्चरल एब्रिवेशन। अब हमें पढ़ना है नंबर में चेंज होंगे तो, यानी न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोज़ोम, कि क्रोमोज़ोम में अगर न्यूमेरिकल चेंजेस आएंगे तो उनसे क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। देखिए न्यूमेरिकल एब्रिवेशंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रोमोज़ोम का नंबर एक या दो ज़्यादा हो जाए, एक या दो कम हो जाए, या पूरा ही सेट चेंज हो जाए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट होगा। इज़ इट क्लियर? अब देखिए न्यूमेरिकल एब्रेशन में है क्या। चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम इज़ कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एब्रेशन और न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी। न्यूमेरिकल एब्रेशन हैज़ टू टाइप्स, यानी कि जो हम न्यूमेरिकल एब्रेशन पढ़ रहे हैं ये कितने टाइप की होगी? दो टाइप की होगी। सबसे पहले कौन सी होगी? एनयूप्लॉइडी, जिसको हम दो टाइप में पढ़ेंगे, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, जिसको हम मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में पढ़ेंगे। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे एनयूप्लॉइडी की। इज़ इट क्लियर? पहले इसको आप देखिएगा, इस चार्ट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम न्यूमेरिकल एब्रेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए न्यूमेरिकल एब्रेशन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एनयूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी में आप लिख सकते हैं कि क्रोमोज़ोम की संख्या में एक या दो की, केवल एक या दो की, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, एक या दो की कमी या अधिकता हो जाए। और यूप्लॉइडी में आप लिखेंगे पूरा के पूरे सेट में चेंज हो जाए। जैसे हमारा बेसिक सेट क्या है? n = 23 और 2n कितना है? 46 और 3n हो जाए यानी 69 हो जाए, तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे? यूप्लॉइडी में। तो एक एक करके हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ एनयूप्लॉइडी में हाइपरप्लॉइडी। हाइपर का मतलब क्या है? हाइपर का मतलब है एक या एक से ज़्यादा हो जाए क्रोमोज़ोम की संख्या, एक या एक से ज़्यादा हो जाए। और हाइपोप्लॉइडी, जब क्रोमोज़ोम की संख्या एक या एक से यानी दो से कम हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हाइपरप्लॉइडी की मैं बात करूँ तो सबसे पहला आता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है कि क्रोमोज़ोम की संख्या जो हमारी जैसे 46 है और वो 47 हो जाए, यानी कि 2n+1 हो जाए, एक क्रोमोज़ोम ज़्यादा हो जाए। तो इसका अगर कोई एग्ज़ाम्पल आपको मालूम होना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो डाउन सिंड्रोम होता है हमारे अंदर, कौन सा? डाउन सिंड्रोम, उसके अंदर जो 21 नंबर का क्रोमोज़ोम होता है वो दो की जगह कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। और 3 होते ही कौन सी बीमारी हो जाती है हमें? डाउन सिंड्रोम। आपने देखा होगा डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोलियन मूर्ख कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत हाइट कम हो जाती है, मेंटली रिटार्ड हो जाता है, दिमागी रूप से कमज़ोर, सेक्सुअली रूप से भी बहुत कमज़ोर हो जाता है, जीभ बाहर निकली होती है, होंठ है जो खुले रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी आ गई है केवल एक 21 नंबर के क्रोमोज़ोम का ही ट्राइसोमी होने से। इज़ इट क्लियर? अब टेट्रासोमी। अब यहाँ क्या होगा कि जैसे ही दो क्रोमोज़ोम ज़्यादा हो जाएं, 46 की जगह 48 हो जाएं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टेट्रासोमी। यानी कि पूरा एक सेट जो है क्रोमोज़ोम का वो दो की जगह 3 नहीं 4 हो जाएगा, तो उसे कहेंगे हम टेट्रासोमी। अब है हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी यानी कि कम हो जाए, क्रोमोज़ोम की संख्या कम हो जाए। मोनोसोमी, 2n-1,
जैसे 46 की जगह 45 क्रोमोज़ोम रह जाए। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स क्रोमोज़ोम कम हो जाता है और फीमेल में 44 प्लस 1 एक्स ही रह जाता है और उसमें फीमेल के सारे कैरेक्टर लगभग ख़त्म हो जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको मोनोसोमी। नल्लीसोमी में क्या है कि पूरा का पूरा सेट ही गायब हो जाए, एक पूरा क्रोमोज़ोम का जो 23 पेयर हैं उनमें से एक पूरा पेयर गायब हो गया और 22 पेयर रह गए, यानी 2 क्रोमोज़ोम कम हो गए, यानी 46 की जगह 44 ही रह गए। तो उसे हम क्या कहेंगे? नलीसोमी। क्लियर हुआ आपको नलीसोमी। और यूप्लॉइडी में आप क्या देखोगे कि भाई हमारे गैमेट में जैसे एक एन ही होता है, 23 क्रोमोज़ोम होते हैं, तो वो होगा मोनोप्लॉइडी। और हमारी जो पूरी बॉडी है वो डिप्लॉइड होता है 2n। अगर डिवीज़न ठीक से ना हो और उनकी संख्या 3n हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइडी, जिसको हम अब डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसे आप देखिएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पूरा कराएंगे। थैंक यू।